शुरू करते हैं बच्चे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से ओजेनेसिस प्रोसेस होता है। मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस भी आपको सिखा दिया, ओजेनेसिस का प्रोसेस भी आपको सिखा दिया, स्पर्म कैसे बनता है, ओवम कैसे बनता है, दोनों चीजें हम सीख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन सब की बात करेंगे। सो कैन वी स्टार्ट? यस सर। ओके, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स का फीचर है। प्राइमेट्स कौन से एनिमल होते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं ह्यूमन, प्राइमेट्स में आते हैं जैसे कि मंकी, एप्स, गोरिल्ला वगैरह, दीज आर प्राइमेट्स। तो इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है कि जब एक फीमेल प्यूबर्टी में एंटर करती है, जब एक फीमेल प्यूबर्टी में एंटर करती है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 13-14 साल की जब वो हो जाती है, तब उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के इंपैक्ट से जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होती है और वो ब्लड की फॉर्म में बाहर निकलती है, और उसके बाद में ये 28 to 29 डेज के बाद में ना रिपीट होता है ये ओवरऑल सिस्टम। तो ये बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे कि आप एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गए हैं, इसको एक साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी आप एक पॉइंट से शुरू कर रहे हो और अलग अलग स्टेजेस होंगी बॉडी के अंदर, और फाइनली आप उसी स्टेज पे दोबारा पहुंच जाओगे और वो चीज फिर से रिपीट होगी, एंडोमेट्रियम फिर से ब्रेक डाउन होगी और ब्लीडिंग होगी। तो ये चीज बार बार चलती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसे आप पीरियड्स भी बोल सकते हैं, सो फर्स्ट पीरियड्स को या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बोलते हैं मेनार्क। मेनार्क, दिस इज फर्स्ट पीरियड्स। सो why we are calling it menstrual? What is the meaning of menstrual? बच्चों एक वर्ड है mensum। इस वर्ड का मतलब होता है मंथ। इट मीन्स अ मंथ। तो क्योंकि बच्चों पीरियड्स जो होते हैं वो भी 28-29 दिन के बाद में रिपीट हो जाते हैं, तो 28-29 दिन मतलब कि हम एक मंथ उसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन जस्ट मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि एक मंथ तक का इसमें टाइम लग रहा है, इसीलिए हम इसको मेंसम, और मेंसम से बना मेंस्ट्रुअल। और साइकिल क्यों बोला? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे जब शुरू हो रहा है, बहुत सारी साइक्लिक चेंजेस के बाद में फाइनली उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा और वहां से फिर से अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बोला साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल, it repeats after 28 to, or you can say 29 days. बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, अब देखिए मैंने बोला कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेनार्क। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी स्टेजेस भी हैं जब पीरियड्स जो होते हैं वो सीज हो जाते हैं। लेट्स स्विच टू नेक्स्ट पेज। मान लीजिए बच्चों ये 13 ईयर की एज है, ठीक है, और उसके बाद में फॉर एग्जांपल एक पर्सन की जो ओवरऑल एज है, या एक फीमेल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो हम फीमेल की बात कर रहे हैं कि मान लो एवरेज जो उसकी एज है ना वो 70 साल है, ठीक है। 13 ईयर की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बच्चों स्टार्ट हो गया है, और आपने इसको क्या बोला, यू कॉल्ड इट मेनार्क। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क। उसके बाद
कॉन्टिन्यूसली ये चलता जाएगा बच्चों, चलता जाएगा चलता जाएगा। ये कब रुकता है? तो बच्चों जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं होते, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो टेम्परेरीली 9 मंथ तक सीज रहेगा। सो स्टूडेंट की एंट्री हुई है, जस्ट अ सेकेंड। व्हाट आई सेड कि मेंस्ट्रुएशन कब रुकेगा? प्रेगनेंसी के टाइम पे। यानी कि 9 मंथ जो प्रेगनेंसी के होते हैं उस टाइम पे पीरियड्स जो होते हैं वो टेम्परेरीली सीज हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद 6 मंथ, 9 मंथ प्रेगनेंसी के, उसके बाद में नेक्स्ट जो 6 मंथ है, जब लैक्टेटिंग पीरियड चलेगा, जब एक मदर जो है वो लैक्टेशन करती है, अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है, दैट इज लैक्टेटिंग पीरियड। इट इज ऑफ 6 मंथ। तो बच्चों इस टाइम पे भी पीरियड्स नहीं होते हैं, तो ये वो टाइम है 9 + 6 15 मंथ। तो ये 15 मंथ वो है बच्चों जब पीरियड्स जो होते हैं वो टेम्परेरीली सीज हो जाते हैं। उसके बाद में फिर से ये दौर चल पड़ेगा, मेंस्ट्रुएशन लैक्टेटिंग पीरियड के बाद में फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है ना। जब एक फीमेल अराउंड 55 ईयर की रेंज में पहुंच जाएगी, तब पीरियड्स जो होते हैं वो परमानेंटली रुक जाते हैं, परमानेंटली सीज हो जाते हैं। तो परमानेंटली जब पीरियड्स सीज हो जाएंगे, इसको बोलते हैं बच्चों मेनोपॉज। So menopause means periods permanently cease हो गए हैं, रुक गए हैं। Menarche that is starting, menopause that is permanent stoppage of menstrual cycle। और temporary कब हो रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, लैक्टेटिंग पीरियड के टाइम पे जो टेम्परेरी सीज हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पीरियड्स के स्किप होने के और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है कोई, ले रही है कोई, या यू कैन से न्यूट्रिशन अगर सही नहीं है, अगर न्यूट्रिशन में कोई गड़बड़ है, अच्छा फूड नहीं ले रहे, जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, तो ये चीज भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती है। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चों जो मेंस्ट्रुएशन है उसका मैं एक कंप्लीट, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है, तो वो चार्ट आपको समझाने वाला हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली ऐसा मानते हैं कि जो पीरियड्स हैं वो प्रेगनेंसी का इंडिकेटर है, मतलब कि अगर पीरियड्स रुक गए हैं तो इट इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। बट ये हमेशा सच नहीं होता, कि जैसे अभी मैंने आपको ये बात बताई कि पीरियड्स के स्किप होने का कुछ और रीजन भी हो सकता है। हर बार ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के कारण ही वो स्किप हुए, हो सकता है कि न्यूट्रिशन ठीक ना हो, या फिर स्ट्रेस कैन बी द रीजन। तो बच्चों चार्ट जो बनाने जा रहे हैं वो 28 डेज का हम बनाएंगे, क्योंकि 28 डेज के बाद में ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाता है। दिस इज डे फर्स्ट, 28th डे, दिस इज 14th डे, 5th डे। तो मैंने यहां पे 1 to 28 डेज मैं आपको यहां पे बताऊंगा कैसे हो रहा है।
सबसे नीचे हम देखेंगे कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, बच्चों बताया था आपको, यूट्रस की जो सबसे अंदर की लेयर होती है, जो ग्लैंडुलर लेयर है, ऐसे करके बनाई थी जो हमने, दैट इज एंडोमेट्रियम। 3 आपको वॉल बताई थी मैंने, सबसे बाहर की तरफ जो थी आपकी पेरीमेट्रियम, उसके बाद में मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम। तो इस प्रोसेस में एंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिक चेंजेस शो करेगी आपको। सो यहां पे हम बनाएंगे कि एंडोमेट्रियम के साथ में क्या हो रहा है। उसके बाद में आई थिंक ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आ रहा है बोर्ड में, देखना एंडोमेट्रियम दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ओके। उसके बाद यहां पे देखेंगे कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नहीं दिख रहा सर, ये नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, आपको पता है ये यहां पे मैंने एंडोमेट्रियम लिखा हुआ, बस और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद ओवरी के साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो बात करेंगे। ओवेरियन चेंजेस यानी कि फॉलिकल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या सीन है वो भी समझेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, एंडोमेट्रियम के साथ में क्या हो रहा है। मान लो कि मैं ब्लीडिंग फेज से ही स्टार्ट कर रहा हूं, जब ब्लीडिंग हो रही है, जब पीरियड स्टार्ट हुए हैं तब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो एंडोमेट्रियम है, पीरियड्स में क्या होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं कि एंडोमेट्रियम टूटती जा रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, और वो ब्रेकडाउन होकर के ब्लड की फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो ये जो टाइमिंग होती है, जरूरी नहीं कि 5 डेज तक ही ब्लीडिंग होगी, 3 डेज हो सकती है, 4 डेज हो सकती है, 5 डेज हो सकती है, ठीक है ना। हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। इस फेज को जब ब्लीडिंग हो रही है, इसे हम बोलेंगे ब्लीडिंग फेज। या इसे आप बोल सकते हैं बच्चों मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज। अब देखिए, अब 5 के जस्ट ऊपर आ जाओ, 5 के जस्ट ऊपर आ जाओ। ओवरी के अंदर क्या है, मैंने आपको फॉलिकल्स समझाए थे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों यहां पे प्राइमरी फॉलिकल से। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, सेंटर में प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है विच इज कवर्ड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है बच्चों, दिस इज प्राइमरी oocyte, और इसको चारों तरफ से कवर किया हुआ है ग्रेन्युलोसा सेल्स ने। दीज आर ग्रेन्युलोसा सेल्स। कल भी समझाया था बच्चों मैंने आपको ये। तो ये स्ट्रक्चर है प्राइमरी फॉलिकल। और बच्चों ऐसे 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, फिफ्थ डे से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्राइमरी फॉलिकल का क्या होगा। बच्चों देखिए, ऊपर से जो पिट्यूटरी हार्मोन है, ठीक है ना, पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होंगे। ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगी। तो कौन से हार्मोन की बात करने जा रहा हूं, सबसे पहला जो हार्मोन है दैट इज FSH। ऊपर से यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से, फॉर एग्जांपल दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रेट कर रही है, मैंने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के बच्चों 2 लोब है ना, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ने एक हार्मोन रिलीज किया दैट इज FSH। अब FSH हार्मोन क्या करेगा, FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या फुल फॉर्म है बच्चों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। तो फॉलिकल कहां पे है, प्राइमरी फॉलिकल, यही तो है फॉलिकल। इसको क्या कर रहा है FSH, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है।
प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होकर के क्या बनाएगा, ये बनाएगा बच्चों सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में आप देखोगे कि जो सेल्स थी इसके चारों तरफ वो बढ़ती जा रही है, आपको एक और लेयर दिखने लग जाएगी लाइक दिस। सो ये क्या बन गया अब, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल एफएसएच के इंपैक्ट से, हियर इज एफएसएच, एफएसएच का इंपैक्ट कंटिन्यूअसली इस पे पड़ रहा है। एफएसएच की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ये फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं। सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा बच्चों टर्शरी फॉलिकल। सो टर्शरी फॉलिकल जहां पे अंदर ये क्या है बच्चों, कल भी बताया था इसको क्या बोला था हमने, अंदर ये क्वीन है, ठीक है ना, दिस इज क्वीन, और इसको किसने कवर किया हुआ है, इट इज कवर्ड बाय सोल्जर्स। इन्होंने घेरा हुआ है बच्चों, इसको परेशान किया हुआ है, तो ये सोल्जर्स बना देते हैं इसके बाहर लाइक दिस। ये जर्म हिल, और उसके बाद में अगेन तो ये जो स्ट्रक्चर बना दिस इज टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अब देखो बच्चों टर्शरी फॉलिकल में एक चीज आपको दिखाई दी थी, क्या बताया था मैंने कि इसके अंदर आपको कैविटी दिखाई दे रही है जहां पे फ्लूइड भरा हुआ है, दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। और यहां पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब ये अंदर जो रानी है, देखो पहले ये क्या थी, प्राइमरी oocyte, लेकिन अब क्योंकि मियोसिस 1 यहां पे बच्चों कंप्लीट हो चुका है, मियोसिस 1 यहां पे कंप्लीट हो चुका है, तो ये अंदर क्या बन चुकी है, दिस इज सेकेंडरी oocyte। शुरू में क्या थी ये, प्राइमरी oocyte। ये बातें ऑलरेडी हो चुकी है बच्चों, और अगर आपको नहीं समझ में आई है तो एक बार लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज लाइक मोटिवेटर, ठीक है ना, मोटिवेट कर रहा है इनको स्टिमुलेट कर रहा है, और ये प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बन रहा है। अब बच्चों इस दौरान ये क्या करेंगे, जब ये फॉलिकल मैच्योर होते जा रहे हैं तो ये फॉलिकल्स, मैच्योरिंग फॉलिकल्स हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, ये सिक्रेट कर रहे हैं ईस्ट्रोजन, ये दे आर सिक्रेटिंग ईस्ट्रोजन। सो दिस इज योर ईस्ट्रोजन। दिस इज ईस्ट्रोजन। किसने सिक्रेट किया बच्चों, मैच्योर हो रहे फॉलिकल्स ने ईस्ट्रोजन को सिक्रेट किया है। अब ईस्ट्रोजन क्या करेगा बच्चों, ईस्ट्रोजन मिस्त्री के जैसा है, मिस्त्री होता है ना जो दीवार बनाता है, मिस्त्री के जैसा ये बनाने वाला है। तो ये क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, देखो मैंने इसके हाथ ऐसे बड़े बड़े बनाए, क्यों, क्योंकि इसका काम बनाने का है। ये क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम टूट चुकी थी पीरियड्स में उसको सिंथेसाइज करेगा। सो सिंथेसाइज करने का काम है इसका। सो इसको सिंथेसाइज करना शुरू किया एंडोमेट्रियम को ईस्ट्रोजन ने, और एंडोमेट्रियम थिक होती जा रही है लाइक दिस, ठीक है ना। क्योंकि कमल बंद करो इसको, क्या चलाया ये, कमल कमल सुन पा रहे हो आप मुझे,
Yes, क्या sir. साउंड था ये, किस चीज का साउंड था इतना ज्यादा? ये शर्ट वाले कमरे में सॉन्ग चल रहा यार है। ऐसे मत करो, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, बाद में सुन लेना सॉन्ग वॉन्ग, 1 घंटे की तो बात होती है। देखिए मैं, सर इधर साइड वाले ठीक है कमरे बंद कर लो थोड़ी देर के लिए इसको। मैंने बोला एस्ट्रोजन है मिस्त्री साहब, ठीक है ना, वो बनाएगा, वो क्या बना रहा है, वो एंडोमेट्रियम सिंथेसाइज कर रहा है। और क्योंकि बच्चों इस टाइमिंग में देखो एंडोमेट्रियम का बहुत अच्छे से सिंथेसिस हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम बढ़ती जा रही है, प्रोलिफरेट हो रही है, ठीक है ना। और क्योंकि एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है, वो बन रही है, इस फेज को बोलेंगे बच्चों प्रोलिफरेटिव फेज। दिस इज योर सेकेंड फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। बच्चों इसको, क्योंकि फॉलिकल्स यहां पे मैच्योर हो रहे हैं, तो आप इसको फॉलिक्यूलर फेज भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट फॉलिक्यूलर फेज। डन। अब देखिए यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब 14th डे के पहुंचने तक बच्चों जो टर्शरी फॉलिकल है वो फाइनली मैच्योर हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया बच्चों इससे ग्रेफियन फॉलिकल। सो ये मान लीजिए ग्रेफियन फॉलिकल बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये अंदर कौन है, दिस इज सेकेंडरी oocyte which is very sad। और बच्चों जब ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है तो उसके चारों तरफ एक जेली लाइक लेयर भी हो जाती है, जिसे आपने बोला था लास्ट टाइम जोना पेल्यूसिडा। दिस इज जर्म हिल और ये है फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। तो बच्चों 14th डे को क्या होगा, अब इसके साथ में क्या तैयार हो चुका है, ग्रेफिन फॉलिकल रेडी है। ग्रेफिन फॉलिकल अब रेडी हो चुका है। अब इस ग्रेफिन फॉलिकल के साथ में क्या होगा, 14th डे को बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करती है, दैट इज LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH के बाद दूसरा कौन सा बताया मैंने, LH। luteinizing hormone like this। याद है क्या बताया था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में कि ये कैसा है, इट इज लाइक बाहुबली, लाइक बाहुबली, ठीक है ना। तो ये क्या आजाद करवाने आया भाई, ये रानी को आजाद करवाने आया। रानी कौन है, बाहुबली के अंदर कौन थी रानी बच्चों, देवसेना। तो देवसेना को आजाद करवाने कौन आया, बाहुबली। बाहुबली LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो ये क्या करेगा, इस पिंजरे को तोड़ देगा। ये पिंजरा कौन है, ग्रेफियन फॉलिकल। तो बच्चों ये काम कब होगा, ये काम होगा 14th डे को। 14th डे को क्या होगा, LH इतना बढ़ जाएगा, LH पीक पे होगा, FSH भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो रप्चरिंग होगी ये LH के कारण होगी, बच्चों याद रखना है, ठीक है। 14th डे को FSH भी पीक पे पहुंच जाता है, LH भी पीक पे पहुंच जाता है, लेकिन इसको जो ब्रेक डाउन करने का काम है, इसको जो रप्चरिंग का काम है, वो LH के कारण हो रहा है, ये ध्यान रखना है। सो 14th डे को क्या हो रहा है, ये देखिए 14th डे को बच्चों LH हार्मोन पीक पे पहुंच चुका है। इस चीज को हम बोलेंगे LH सर्ज, विच मीन्स LH का लेवल बढ़ चुका है। और बच्चों इसके कारण ग्रेफियन फॉलिकल जो होगा 14th डे को रप्चर हो जाएगा। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte जो अंदर क्वीन है वो बाहर निकल जाएगी। और बच्चों सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने को क्या बोलते हैं, 14th डे को
रिलीज हो गया, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो 14th डे को बच्चों ओवुलेशन हो रहा है, याद रखना 14th डे को क्या हो रहा है, ओवुलेशन। तो इसको मैं बोलूंगा नेक्स्ट फेज, दिस इज योर ओवुलेटरी फेज, दिस इज योर ओवुलेटरी फेज। ठीक है, सो 14th, अब मेरे पास यहां पे बोर्ड पे इतना स्पेस है नहीं, तो मैं इसको जस्ट सिंपली ऐसे बना देता हूं कि अब ये रप्चर हो चुका है ऐसे करके, ठीक है, और इसके अंदर से जो क्वीन थी वो जा चुकी है, ये क्वीन है भाई, ये भाग गई। कहां जाएगी बच्चों, क्वीन कहां जाएगी, सेकेंडरी ओसाइट कहां जाएगा, आप बताएंगे मुझे। सेकेंडरी ओसाइट यहां से रिलीज होने के बाद कहां जाएगा, आर्या बताओ बच्चे कहां जाएगा सेकेंडरी ओसाइट। फैलोपियन ट्यूब। वेरी गुड, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा बच्चों, और सेकेंडरी ओसाइट वहां पे वेट करेगा स्पर्म का। अगर स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देगा, तो मतलब इसको टच कर देगा, तभी ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और ये चेंज हो जाएगा एग में। न्यूक्लियस जैसे स्पर्म का उसमें एग में चला जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट बन जाता है। तो उसको तो हमने रिलीज करवा दिया। अब बच्चों ये जो पिंजरा बच्चा, टूटा फूटा पिंजरा, ठीक है ना, ये तो लुट चुका है, ये तो लुट चुका है क्योंकि रानी तो भाग चुकी है। तो बच्चों इस लुटे हुए पिंजरे को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज दिस स्ट्रक्चर, ये ना येलोइश स्ट्रक्चर होता है बच्चों, दिस येलोइश स्ट्रक्चर, दिस टूटा हुआ पिंजरा, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। बच्चों ये कॉर्पस ल्यूटियम भी बड़ा काम की चीज है। कैसे काम की चीज है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये जो एंडोमेट्रियम है, दिस इज एंडोमेट्रियम, इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। कैसे, कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों हार्मोन सिक्रेट करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करेगा, हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों जो मेन हार्मोन सिक्रेट करता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। तो यहां पे ये क्या सिक्रेट कर रहे हैं, ये बनाए हमने दाढ़ी वाले बाबा, और ये दाढ़ी वाले बाबा के हाथ, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोजेस्टेरोन है बच्चों, सपोर्ट कर रहा है, एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट कर रही है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट कर रही है बच्चों, जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। बनाता कौन है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ने सिंथेसाइज किया है, मेंटेन किसने किया है, प्रोजेस्टेरोन ने, ठीक है ना। अगर बच्चों फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जो इंप्लांटेशन होती है वो एंडोमेट्रियम के अंदर ही होती है। इसीलिए एंडोमेट्रियम को, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर एंडोमेट्रियम को 9 महीने तक मेंटेन रहना पड़ेगा। एंडोमेट्रियम 9 महीने तक टूट नहीं सकती क्योंकि बेबी उसी से अटैच है। अगर बच्चों एंडोमेट्रियम टूट गई तो बेबी बाहर निकल जाएगा बॉडी से और अबॉर्शन, हम बोलेंगे कि अबॉर्शन हो गया है। तो एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं दे सकते जब तक प्रेगनेंसी चलती है। इसका मतलब एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का लगातार 9 महीने तक सिक्रेट होना जरूरी है। तो प्रोजेस्टेरोन, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो बच्चों उसके अंदर एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो यहां पे 2 केस आप ले सकते हो। केस नंबर वन है इफ फर्टिलाइजेशन हैपन, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो प्रोजेस्टेरोन कॉन्टिन्यूअसली सिक्रेट होगा। और ये दादाजी जो बैठे हैं, प्रोजेस्टेरोन जो ये बैठा है, ये एंडोमेट्रियम को कॉन्टिन्यूअसली 9 मंथ तक, कॉन्टिन्यूअसली इसको 9 मंथ तक बच्चों मेंटेन करके रखेगा कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। बट अगर मान लो कि किसी फीमेल में सेक्सुअल एक्टिविटी ही नहीं हुई तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों डीजनरेट हो गई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ किसी में, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगी, डीजनरेट।
और अगर ये डिजेनरेट होगी तो प्रोजेस्टेरोन कहां से आएगा? देयर विल बी नो प्रोजेस्टेरोन। ये लीजिए, प्रोजेस्टेरोन को गिरा दो, उसका लेवल गिरा दो, दादाजी को मार दो, ठीक है ना। नो प्रोजेस्टेरोन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो बच्चों प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया है। कब? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और अगर प्रोजेस्टेरोन ही नहीं रहा तो बच्चों एंडोमेट्रियम को संभालने वाला कोई नहीं होगा और एंडोमेट्रियम टूटना शुरू हो जाएगी दोबारा से, और ये अगेन ब्लड की फॉर्म में, अगेन 28 डेज के बाद बच्चों ब्लड की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो फिर से हम बोलेंगे कि मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो गया है। मेंस्ट्रुएशन फेज क्या हो गया है? स्टार्ट। तो बच्चों क्योंकि प्रोजेस्टेरोन अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगा ताकि बेबी उसके साथ अटैच रहे। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं बच्चों प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। और ये सब जो कहानी थी ये हो रही है 14 टू 28 डेज के बीच में। तो बच्चों यहां पे क्या आ रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम का फेज आपको दिखाया मैंने। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट कर रही है। बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम सिर्फ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट नहीं करती, वो ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट करती है, लिटिल अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट करती है, ताकि एंडोमेट्रियम का जो सिंथेसिस है ना वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और होता रहे, और वो है ना खरा, वो मतलब कि सिंथेसाइज होती रहे, इसका प्रोलिफरेशन चलता रहे। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जब आप एनसीईआरटी में इस डायग्राम को देखोगे तो वहां पे आपको ना ईस्ट्रोजन की 2 पीक दिखाई मिलेगी, लाइक दिस। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं बच्चों। ईस्ट्रोजन की आपको 2 पीक दिखाई देगी। एक पीक तो आपको ऐसे दिखाई देगी, और मान लो ये 14th डे आ गया है, ठीक है। 14th डे के बाद में एक बार फिर से आपको ऐसी पीक दिखाई देगी। तो ये वाली पीक किसके कारण है? ये वाली पीक जो है ये है जो आपके फॉलिकल्स थे यहाँ पे, मैच्योर फॉलिकल्स, वो ईस्ट्रोजन को सिक्रेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पीक आ रही है। और आप देखोगे कि 14th डे तक ईस्ट्रोजन बहुत अच्छे से सिक्रेट हो रहा है। उसके बाद ये वाली जो पीक है ये किसके कारण आ रही है? यहाँ पे बच्चों जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों इस ईस्ट्रोजन को सिक्रेट करिए। तो आपको ईस्ट्रोजन की ना 2 पीक एनसीईआरटी में मिलेगी। रीजन समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, कम टू लास्ट पेज अगेन। तो बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट कर रही है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट कर रही है। कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट कर रही है। कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों एक और हार्मोन सिक्रेट करती है जिसे बोलते हैं रिलैक्सिन। बच्चों लेकिन ये रिलैक्सिन सिर्फ तब सिक्रेट होता है जब प्रेगनेंसी हो, और प्रेगनेंसी के बिल्कुल लास्ट फेज में, जब डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम पे। नोट करो इस पॉइंट को कि जब डिलीवरी होने वाली होती है सिर्फ और सिर्फ तब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या सिक्रेट कर रही है? रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन क्या करेगा? रिलैक्सिन प्यूब जो जॉइंट होता है बच्चों यहाँ पे पेल्विक गिरडल के बीच में एक जॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसको ढीला कर देगा, उसको ना लूज कर देता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस ऐसे लूज होकर के ऐसे हो जाएगा सो दैट बेबी आराम से बाहर आ सके। तो रिलैक्सिन का क्या काम होता है? ये क्या कर रहा है? इट लूजेस प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्यूरिंग डिलीवरी, और यू कैन से ड्यूरिंग पार्चुरेशन। डिलीवरी को बच्चों पार्चुरेशन बोलते हैं, ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो ये वाला जो फेज था जहां पे मैंने बोला कि कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है और बच्चों रानी भाग चुकी है, तो ये लुटा हुआ स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम है। और इस फेज को 14 के बाद और 28 से पहले की इस फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम का इंपैक्ट आ रहा है। सो दिस फेज इज ल्यूटियल फेज। देखो बच्चों फर्स्ट फेज क्या है? दिस इज ब्लीडिंग फेज, दिस इज फर्स्ट फेज, दिस इज सेकंड फेज प्रोलिफरेटिव फेज। उसके बाद ओवुलेटरी फेज आपका थर्ड फेज है,
और फोर्थ फेज है आपका ल्यूटियल फेज। बच्चों ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। मेरे पास यहां पे स्पेस नहीं है तो आप नोट डाउन कर लेना कि इसको हम और क्या बोलते हैं। वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट सिक्रेटरी, छोटा सा लिख देता हूं सिक्रेटरी फेज। दिखाई दे रहा क्या ये सिक्रेटरी फेज लिखा हुआ? इज इट विजिबल? यस सर। ओके ओके, चलिए तो ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि मैं एक बार है ना पूरा का पूरा रिकैप कर देता हूं। हमने शुरुआत की बच्चों ब्लीडिंग फेज से, जहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट 5 डेज के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, हम इसे बोल रहे हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। अब आपको इसका रीजन लास्ट में समझ में आ गया कि ये ब्लीडिंग यहां पे क्यों हो रही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो गिर गया है। प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो डाउन है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम टूटी यहां पे, और ब्लड एंडोमेट्रियम जो था वो ब्लड की फॉर्म में, और जो म्यूकस था उसके साथ में वो बाहर निकल गया। फिर 5th डे से हमने स्टार्टिंग की प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बच्चों एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रेट करी एफएसएच। एफएसएच इज लाइक संदीप महेश्वरी, इट इज लाइक विवेक बिंद्रा सर जो कि मोटिवेटर है। तो ये भी मोटिवेट कर रही है, ये इनको इंस्पायर कर रही है, इनको एक्टिवेट कर रही है। तो बच्चों ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये मैच्योर होंगे सेकेंडरी फॉलिकल में, देन टर्शियरी फॉलिकल में, देन ग्रेफियन फॉलिकल में, और इस मैच्योरेशन के दौरान दे विल रिलीज ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन इज लाइक मिस्त्री, ये क्या करेगा, टूटी हुई एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाएगा, जैसे मिस्त्री दीवार बनाता है, ये दोबारा बना रहा है इसको बच्चों, ठीक है। अब ग्रेफियन फॉलिकल बच्चों 14th डे को क्या हुआ, जब ग्रेफियन फॉलिकल तैयार हो चुका है, 14th डे को एंटीरियर पिट्यूटरी ने एक क्रांतिकारी वीर योद्धा को यहां पे भेजा जो एलएच है, बाहुबली है ना। तो ये बाहुबली क्या करेगा, एलएच हार्मोन क्या करेगा बच्चों, इस पिंजरे को तोड़ देगा ताकि रानी कौन है, सेकेंडरी oocyte, इसको आजाद करवा सके। तो रानी निकल के जाएगी कहां पे, फेलोपियन ट्यूब में। ये जो स्ट्रक्चर अब बचा, ये येलोइश जो स्ट्रक्चर बचा बच्चों, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे आप बोल रहे हो कॉर्पस ल्यूटियम। और क्योंकि बच्चों ये कुछ टाइम के लिए हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए बॉडी में रहता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, तो इसे हम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। दिस इज योर टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो सिक्रेट कर रहा है, क्या सिक्रेट कर रहा है बच्चों, देखिए सबसे पहला हार्मोन मैंने बताया जो मेन हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या दादाजी के जैसा है, ठीक है ना, ये क्या कर संभाल के रखता है, टूटने नहीं दे रहा, किसको, एंडोमेट्रियम को, ठीक है ना, सपोर्ट दे रहा है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बच्चों एंडोमेट्रियम को लगातार 9 महीने तक ये सपोर्ट देगा, प्रोजेस्टेरोन लगातार 9 महीने तक सपोर्ट देगा। क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम के अंदर ही इंप्लांटेशन होती है, जो फीटस होता है, सॉरी नॉट फीटस, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो इसी के अंदर इंबेड करेगा, ठीक है ना, और इंबेड करके ग्रो करेगा और वो फीटस बनता है। तो उसको मेंटेन करके रखना जरूरी है, क्योंकि एंडोमेट्रियम अगर टूट गई तो बेबी तो बाहर निकल जाएगा ना, अबॉर्शन हो जाएगा। तो बच्चों अबॉर्शन नहीं होने देगा, तो प्रोजेस्टेरोन अबॉर्शन को नहीं होने देता, इसीलिए आप इसको एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एंटी अबॉर्शन हार्मोन, या यू कैन से प्रेगनेंसी हार्मोन। फाइनली अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम सबसे पहले डीजनरेट होगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाएगा, और अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर गया, इफ प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल डाउन, तो क्या होगा, अगेन एंडोमेट्रियम टूट जाएगी और बच्चों ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज हाउ द ओवरऑल प्रोसेस टेक्स प्लेस। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट है तो पूछो बच्चों इसमें से। नो सर। ओके आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले पर इसका फटाफट, फिर अगला पेज, अगला पेज ले रहा हूं, ठीक है।
डन। यस सर। चलिए, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। बच्चों, कैसे होता है फर्टिलाइजेशन? देखिए, मेल जो है वो पीनस के जरिए, इस पार्ट को मैंने बताया था, दिस पार्ट इज कॉल्ड वेजाइना। वेजाइना के टर्मिनल पे स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देता है। तो यहां पे स्पर्म्स को डिपॉजिट कर दिया गया। स्पर्म्स का डिपोजिशन क्या कहलाता है बच्चों? इंसेमिनेशन। क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। अब कितने स्पर्म यहां पे डिपॉजिट होते हैं बच्चों? यहां पे अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को डिपॉजिट किया जाता है। अब ये जो स्पर्म है वो रन कर रहे हैं सर्वाइकल कैनाल के जरिए, मतलब सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में पहुंच गए, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, और क्योंकि अंदर एसिडिक पीएच है तो धीरे धीरे स्पर्म मरते जा रहे हैं। और एक और रीजन है स्पर्म्स के मरने का बच्चों अंदर, क्योंकि देखो जब भी बॉडी के अंदर कोई बाहर से कोई चीज एंटर करती है ना, तो बॉडी को लगता है कि वो एक दुश्मन है और उसको खत्म करने के लिए WBC को भेज देता है। तो यहाँ पे WBCs भी है, तो WBCs भी क्या करिए? स्पर्म्स को खा जाएगी, फैगोसाइटोसिस करेगी। तो इसीलिए स्पर्म जो है ना कम होते जा रहे हैं। और बच्चों यहां तक पहुंचते पहुंचते, ये फैलोपियन ट्यूब है बच्चों, यहां तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 100 के आसपास, 100 to 150 स्पर्म यहां पे रह जाएंगे। अब व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? ये है बच्चों ओवरी। ओवरी से रिलीज होगा एग। और कब रिलीज होता है? अब आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल सीख लिया बच्चों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने देखा 14th डे को, 14वें दिन एग रिलीज हो रहा है, 14वें दिन ओवुलेशन हो रहा है। सो 14th डे को क्या हुआ? एग रिलीज हुआ। और बच्चों एग, वो जो क्वीन थी वो वहां से निकल के, जो कि सेकेंडरी oocyte है, और फैलोपियन ट्यूब में आकर के बैठ चुकी है। सो दिस इज योर सेकेंडरी oocyte। वेट कर रही है कि इसके राजकुमार, इसके सपनों के राजकुमार आएंगे, इसको फर्टिलाइज करेंगे। तो बच्चों राजकुमार ने भी एंट्री मार ली है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो एग है ना, ये 14th डे को रिलीज हुआ है बच्चों। इस ये ना एक 14th डे और 15th डे, लगभग 2 दिन तक ये वायबल रहेगा। तो 2 दिन के अंदर अंदर अगर स्पर्म आ गए तो इसका फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर उसके बाद आएंगे तो स्पर्म आते रहें, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसकी इस एग की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो 2 दिन के अंदर अंदर अगर स्पर्म आ गया तो ही ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, ये जो रानी है अपने राजकुमार का वेट कहां पे कर रही है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कौन से पार्ट में? तो बच्चों फैलोपियन ट्यूब के इस वाइड पोर्शन को हमने क्या बोला था, आपको याद हो तो? दिस वाइड पोर्शन इज कॉल्ड एम्प्यूला। सो एम्प्यूला के अंदर सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा है। जब बच्चों ये स्पर्म इस जर्नी में ट्रेवल कर रहे हैं तो एक चीज होती है, स्पर्म का जो हेड होता है ना, उसके आगे एक कवरिंग होती है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई, ठीक है ना। वो कवरिंग हट जाती है और उसका हटना भी जरूरी है, ताकि तभी स्पर्म मैच्योर हो पाएगा। फुली मैच्योर स्पर्म तभी होगा जब उसके आगे की वो जो कोलेस्ट्रॉल की कवरिंग है ना वो हट जाएगी। सो इस जर्नी के दौरान उसके आगे की जो कोलेस्ट्रॉल कवरिंग है वो हट जाएगी और स्पर्म बन जाएगा फुली एक्टिव स्पर्म। उस कोलेस्ट्रॉल कवरिंग के हटने को बोलते हैं कैपेसिटेशन। सो इस जर्नी में क्या हो रहा है बच्चों? कैपेसिटेशन, which means removal of cholesterol
layer from sperm and now they become fully mature, they are ready to fertilize, they are ready to fertilize, so that is capacitation. अब कैपेसिटेशन भी हो चुकी है, अब स्पर्म आएंगे और आने के बाद बच्चों इसको टच करेंगे। क्या कौन सी लेयर को टच करेंगे? तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये जो एग है ना, इसकी जो बाहर वाली लेयर है उसे बोल रहा था, वो जो जेली लाइक लेयर आपको ध्यान हो तो उस जेली लाइक लेयर को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। और उसके बाहर क्या है? यहां पे भी बच्चों सेल्स है ऐसे। दिस लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। दिस लेयर इज कोरोना रेडिएटा। बच्चों कोरोना रेडिएटा की ये जो सेल्स है इनके बीच बीच में भी एक एसिड होता है जो ग्लू के जैसा है। ये बीच बीच का स्पेस ऐसे खाली नहीं है, यहां पे एक ग्लू लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड, लाइक दिस। सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज कोरोना रेडिएटा सेल्स। दिस इज हाइलुरोनिक एसिड। क्या आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है? अंदर सेकेंडरी oocyte, उसके बाद ये वाली लेयर है बच्चों जोना पेल्यूसिडा। दिस लेयर इज जोना पेल्यूसिडा। उसके बाद में कोरोना रेडिएटा और कोरोना रेडिएटा के बीच में जो ग्लू लाइक सब्सटेंस है दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। क्या स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? यस सर। आर्या क्या सुन पा रहे हो? यस बच्चे सर। यस और नो में रिस्पॉन्ड क्या करो, क्योंकि मुझे तो तभी पता चलेगा ना कि आप मुझे देख रहे हो, अदरवाइज मुझे लगा कि सो गए पढ़ते पढ़ते, है ना। तो यस नो बोलते रहा करो। देखिए अब जब स्पर्म यहां पे आएगा बच्चों तो स्पर्म क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्पर्म। स्पर्म बच्चों, स्पर्म का जो हेड होता है उस हेड के अंदर, ये मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया, दिस इज स्पर्म हेड, और इसके हेड के पोर्शन में ये जो पार्ट है दिस इज एक्रोसोम। एक्रोसोम बच्चों, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं। एक्रोसोम्स में क्या भरे हुए हैं? एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और कौन सा? हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज। तो बच्चों वो हाइल्यूरोनिडेज क्या करेगा? इस हाइल्यूरोनिक एसिड की लेयर को मेल्ट कर देगा। इसको क्या कर देगा? मेल्ट, ताकि ये अंदर घुस सके। तो उसके बाद जब स्पर्म यहां से घुसेगा, अंदर जाएगा, तो जैसे ही स्पर्म जोना पेल्यूसिडा लेयर को टच करेगा, जोना पेल्यूसिडा को टच करते ही अंदर केमिकल सिग्नल जाएगा। अंदर क्या गया? केमिकल सिग्नल। और अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो तुरंत अपना म्योसिस 2 कंप्लीट करेगा। मैंने आपको क्या बोला था लास्ट टाइम कि जब इसको टच करेगा तभी म्योसिस 2 कंप्लीट होगा, अदरवाइज नॉर्मली सेकेंडरी oocyte ही पीरियड्स में डेड फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो बच्चों ये वो मोमेंट है, ये वो टाइम है जब जोना पेल्यूसिडा को जैसे ही टच किया तो अंदर का सेकेंडरी oocyte एग बन चुका है, और एक बन चुके उसमें पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, जो डिजनरेट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद में, है ना। तो अब ये एग बन गया और ये अपना न्यूक्लियस जो है इस एग के अंदर रिलीज कर देगा। कम टू नेक्स्ट पेज। दिस इज एग। मैं एग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब क्या हो चुका है, इसके अंदर सिग्नल जा चुका है, और ये एग का न्यूक्लियस है, और ये है बच्चों दिस इज स्पर्म, और स्पर्म का न्यूक्लियस भी इसके अंदर एंटर कर चुका है। दिस इज एग न्यूक्लियस, दिस इज स्पर्म न्यूक्लियस। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे बच्चों, और एक कॉमन न्यूक्लियस बन जाएगा। और क्योंकि बच्चों देखो स्पर्म का न्यूक्लियस भी n था, एग का न्यूक्लियस भी n है, दोनों के न्यूक्लियस हैप्लॉइड हैं, दोनों की तरफ से बच्चों 23 क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं, है ना। तो ये न्यूक्लियस कैसा बनेगा? 2n, और इस स्ट्रक्चर को, इस सिंगल सेल को बोलेंगे जाइगोट।
सो जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल। और इस प्रोसेस को जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. कमल समझ आया? यस और नो? ओके। अब बच्चों जाइगोट का क्या होगा? देखो जाइगोट बन चुका है और ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में है, ठीक है ना। अब जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, एक से, क्योंकि जाइगोट एक सिंगल सेल है, एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, ऐसे लगातार डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा बच्चों, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे कि क्लीवेज हो रहा है। हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लीवेज। तो देखिए, लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज। मैं फैलोपियन ट्यूब को बच्चों थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि मैं उसके अंदर के इवेंट्स आपको दिखा सकूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फैलोपियन ट्यूब और ये बच्चों ये वाला पार्ट है यूट्रस, ठीक है। मैंने काफी बड़ा बना दिया फैलोपियन ट्यूब को। सो फैलोपियन ट्यूब के अंदर फाइनली क्या बन चुका है? इसमें बन चुका है जाइगोट। अब जाइगोट में स्टार्ट हो गया बच्चों माइटोटिक डिवीजन। और इस माइटोटिक डिवीजन के अंदर बच्चों साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं होगा। ये स्पेशल टाइप का माइटोटिक डिवीजन है जहां पे सिर्फ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं बट साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए बच्चों ये जाइगोट है और इसके अंदर लाइक दिस डिवीजन हो गया। तो यहां पे आपने देखा कि कंप्लीट साइटोप्लाज्म दो सेल में डिवाइड हो गया, कंप्लीट साइटोप्लाज्म। जब कंप्लीट साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों, इसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक डिवीजन। सच डिवीजन इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक डिवीजन। और बच्चों इस डिवीजन के दौरान जो सेल्स बनेंगी उन्हें भी हम एक नाम देंगे। इस डिवीजन के दौरान जो सेल्स बनेंगी उन्हें हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? वी विल कॉल देम द सेल्स, द सेल्स आर ब्लास्टोमियर्स। तो यहां पे दो सेल्स यानी कि दो ब्लास्टोमियर बन चुके हैं। अब बच्चों ये डिवीजन कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहेगा। दो से आप देखोगे चार, चार से आठ, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो बच्चों जब इसमें 8 से 16 ब्लास्टोमियर आपको अपीयर होंगे, 8 to 16 ब्लास्टोमियर जब आपको अपीयर होंगे तो हम इसको बोलते हैं मोरूला। इस स्ट्रक्चर को, कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग दिस स्ट्रक्चर मोरूला। मोरूला का मतलब होता है मलबरी, शहतूत होता है ना मलबरी, मलबरी लाइक, ठीक है। मोरूला मीन्स मलबरी लाइक। सो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी IMP। आपसे बहुत बार पूछा, एग्जाम में बहुत बार बच्चों पूछा जाता है कि मोरूला के अंदर कितने ब्लास्टोमियर्स होते हैं? 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स। हाउ मेनी ब्लास्टोमियर्स? बोलना मेरे साथ। 8 to 16। ओके। तो अब बच्चों मोरूला का आगे क्या होगा, किस तरीके से इंप्लांटेशन होगी, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इज इट क्लियर?